देखो ये साइंस का सबसे लास्ट का चैप्टर है, सबसे लास्ट का चैप्टर, चैप्टर नंबर कौन सा 16, ठीक, चैप्टर नंबर 16 आया। इसमें तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो पेपर में आ गई आगा पक्का। ध्यान से सुनना, 1 नंबर का भी हो सके तो 2 नंबर का भी हो सके, आगा जरूर, पक्की बात है, 100% आगा जरूर। मैं पहले नंबर पर वही क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो वन है ना, हम पहली बात तो समझ रहे प्राकृतिक संसाधन कौन से हो, दूसरा फिर उसका मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, प्रबंधन कैसे करेंगे, उसको बचाएंगे किस तरह से, प्रबंधन करने का मतलब, और बचाएंगे तो फिर क्यों बचाएंगे, जैसे पेड़ हो गए, हम लगातार काटते चले जाओगे ना, अब देखिए जहां भी तुम आसपास तुम्हारे जहां गांव था वहां पेड़ काट कर घर बना दी गई, बिल्डिंग बना दी, आदमी बेवकूफ है यार, समझ एक बार, सीमेंट बिछाता चला जा रहा है, बिल्डिंग बनाता चला जा रहा है, पेड़ को काटता चला जा रहा है, उसके बाद ना जो जल जल भी लगातार खत्म होता चला जा रहा है, समझ में आ बात है, जो पानी है वो भी लगातार खराब हो रहा हो, कहीं अगर पानी है तो खराब हो रहा, अगर पानी कहीं और कहीं तो ऐसा सूखा पड़ता चला जा रहा। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जल हुआ और पेड़ हुआ, इन प्राकृतिक संसाधनों को हमें क्यों बचा कर रखना चाहिए, कैसे प्रबंधित करना होगा, ये सब क्वेश्चन लिखोगे तुम वहां, जो भी मैं बताऊंगा ना सब छाप देना, खाली नहीं चुप बैठना बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं मैं, चिपको आंदोलन। अभी चिपको आंदोलन क्या था, जो इससे संबंधित है कि पेपर में ना ये पक्का 100%, कुछ महिलाओं ने आंदोलन कर दिया था, और आंदोलन पता कब करा था, उत्तराखंड के अंदर चमोली की महिलाओं ने आंदोलन कर दिया था। ये आंदोलन सबसे पहले राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। आज मैं वही समझाऊंगा तुम्हें, ये चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी और वो किससे संबंधित था। चिपको आंदोलन था वो ना पेड़ों से संबंधित था। यहाँ चमोली की महिलाओं ने ना, यहाँ काट का बहुत बड़ा हाईवे बनाया जा रहा था, तो रास्ते में बहुत सारे पेड़ काट रहे थे। जब पेड़ काट रहे थे ना, अगर उन्हें पता था, महिलाएं बहुत जागरूक थी, तो पहाड़ी की महिलाएं ना जैसे पेड़ काटने जाते थे, घेरा बनाकर ना चारों तरफ, पेड़ के चारों तरफ ऐसा हाथ बांध के खड़ी जाती थी, कहती थी पहले हम काटो, पेड़ बाद में काटियो। देखो पेड़ों को बचाने के लिए कैसा प्रयास हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि पेड़ों को बचाने के लिए ऐसे ऐसा आंदोलन भी हो, तो पेड़ तो चिपक जाते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रख दिया। कौन सा आंदोलन, तो चिपको आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसका क्वेश्चन पक्का आगा। अगर पेपर में नहीं भी आया ना तो तब भी इसके बारे में लिख दूं, क्योंकि पेड़ों से संबंधित है, और जो पेड़ों से संबंधित है मतलब पर्यावरण से संबंधित है, मतलब पर्यावरण से संबंधित कुछ भी आ जाए ना तब भी तुम चिपको आंदोलन के बारे में लिखो, वनों तो संबंधित कुछ भी आ जाए, तो ये चिपको आंदोलन की कुछ खास बातें और सारी बताऊंगा मैं तुम्हें, जो तुम्हें याद भी रखनी है, लिखनी भी मार जाएगा। समझ में आई बात है, पता लग रहा है मैं तो चिपको आंदोलन पढ़ाया था, लेकिन है तो वन से संबंधित, और वन किससे संबंधित, तो पर्यावरण था, तो पर्यावरण में घुसा दो सलाह, है तो पर्यावरण की बात सारी है। समझ आई बात है, एक ही क्वेश्चन कई जगह काम कर जाएगा। ठीक, फिर थोड़ा सा मैं जल के बारे में बताऊंगा। तो पहले हम देख रहे हैं वनों को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास हुए आज तक। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, मेरे पास कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। मेरे पास क्वेश्चन है कि वनों के प्रबंधन में चिपको आंदोलन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि वनों के प्रबंधन में, अब इस क्वेश्चन को तमीज से समझना है ना, वनों के प्रबंधन में चिपको आंदोलन, अच्छा अपना जो याद करा हुआ ना वो जल्दी लिखा जा, नकल करने की अपेक्षा, याद रखना बात यार, समझ एक बात है। वनों के प्रबंधन में चिपको आंदोलन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो इसे पूरा पढ़ेंगे हम कि चिपको आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ, उत्तर देखो इसका कैसे चलेगा। मैं इसका चार्ट बनाऊंगा, जो चार्ट बनाऊंगा तो ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, अच्छी बात है, हल्का तो समझ में आया। ठीक, अब इसकी डेट कहां से स्टार्ट हुआ, कौन से जिले से स्टार्ट हुआ, उस महिला का नाम क्या था जिन्हें आंदोलन स्टार्ट कराया, समझ में आई बात यार, यह कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी, बस इतनी तो बात पता लग चुकी तुम्हें। बात प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की, और वन भी एक प्रकार प्राकृतिक संसाधन, जल भी प्राकृतिक संसाधन। संसाधन क्या हो, संसाधन वे हो जो मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी करते हो। अब बताओ, पेड़ तुम्हारी आवश्यकता नहीं पूरी करते, पेड़ तुम्हें फर्नीचर प्रदान कर रहे, सोफा प्रदान कर रहे, बेड प्रदान कर रहे, लकड़ी प्रदान कर रहे, गेट प्रदान कर रहे, इसका मतलब जो मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से मिल रहा है, समझ एक बात यार, ये प्राकृतिक संसाधन तेजी के साथ समाप्त होते चले जा रहे, इसलिए चिंता का विषय है। जो प्राकृतिक संसाधन है ना ये तेजी के साथ समाप्त हो रही, चिंता का विषय, अब इन्हें बचाने के लिए प्रयास होने चाहिए। तो इन्होंने पूछा जो पहली बार जो चिपको आंदोलन हुआ था, उन्होंने वनों को किस तरह प्रबंधित कर दिया, कैसे बचाया, क्या वनों को बचाने में उसकी भूमिका रही, तो हाँ रही। अब हम पूरा समझेंगे अच्छे तरीके से, समझ में आया बात है। चलो इंक डाल लो पहले मैं इसमें, चलो जाओ ध्यान से समझ लो। वनों के प्रबंधन में चिपको आंदोलन की भूमिका का उल्लेख करना, कि चिपको आंदोलन क्या बला थी, तो कैसे होना चाहिए इसका देखो। तो इसमें ना, अच्छा वन है ना, जो वन, पहली बात लिखो कैसे, जो वन हो ये वन ना हमारी संपदा हो। अच्छा संपदा क्या हो ये भी समझ लो, संपदा का मतलब संपत्ति,
ये बात हमें समझ में नहीं आती, हम तो बस काटने पर लगे हुए। ऐसे लिखोगे वन हमारी संपदा होते हैं, समझ, संपदा का मतलब वो संपत्ति हमारी, आया समझ में। अब इन्हें इन्हें बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो वनों को बचाने के लिए 4 बातें बताऊंगा तुम्हें। अगर तुम्हें वनों को बचाना, समझ में आया बात, अगर वनों को बचाना तो वनों को बचाने के लिए 4 बातें महत्वपूर्ण। वनों का संरक्षण करना, संरक्षण करने का मतलब बचाना हो, वनों का संरक्षण करना अगर के लिए 4 बातें महत्वपूर्ण। कितनी? अभी पहली बात क्या है, पहले नंबर पर एक बात बताओ यार मुझे, जो लोग गांव में रह रहे, शहर में, वे गांव को, शहर में रह रहे, वे वनों को अच्छी तरह बचाएंगे, या जो लोग जंगल में रह रहे वे वनों को अच्छी तरह बचाएंगे? यानी जो जंगल के आसपास के स्थानीय लोग, सही बात है, वे वनों को अच्छी तरह बचा सकते हैं। पहले नंबर पर अगर वनों को प्रबंधित करना, तो वनों के प्रबंधन में ना हम जो स्थानीय लोग, उनकी भागीदारी को बढ़ाना होगा। उन्हें कहना होगा भाई तुम ही बचाओ वनों को। सरकार को ऐसा काम करना होगा कि सरकार को अब जब भी अपनी नीतियां बनानी होगी, अपनी योजनाएं बनानी होगी, तो योजना बनाते वक्त वहां स्थानीय लोगों को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी होगी। वनों को बचाने के लिए कोई योजना बनानी, तो उस ना स्थानीय लोगों को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी होगी। स्थानीय जो लोग, जनजातीय लोग, जंगलों में रहने वाले जो लोग होंगे, वे वनों को अच्छी तरह बचा सकते हैं। समझ में आया? पहले नंबर का पहला प्रयास, बात समझ में आई है? ठीक। स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को बढ़ाना होगा। लोगों की भागीदारी को बढ़ाना होगा। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरे नंबर पर अभी चिपको आंदोलन आ रहा है, पूरा का पूरा चिपको आंदोलन पूरा समझाऊंगा। दूसरे नंबर पर जो सरकार है ना, सरकार को नई तकनीकों का विकास करना होगा। पहले नंबर पर सरकार को लोगों को जागरूक करना होगा। दूसरी बात, जब तक तो लोग जागरूक नहीं होने मैंने को पड़ती, जब तक तो तुम सरकारी स्कूल की दीवार पर लिखने के जाकर वन रहेंगे हम रहेंगे, सही, वन बचाओ देश बचाओ, ऐसा ऐसा कर नहीं लिखने। तो दूसरे नंबर पर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता, जैसे हम वनों को प्रबंधित कर सकते हैं। लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता, जागरूक करने की आवश्यकता। तीसरे नंबर पर 2 काम होंगे। सरकार को नई नीतियां बनानी होगी। सरकार को वनीकरण को बढ़ावा देना होगा। वनों को बचाने के लिए वनीकरण का मतलब जगह जगह एक दिन में, यार तुम 1 महीने में 1 पेड़ नहीं लगा सकते का, उसी परवरिश करना स्टार्ट करो। अगर एक बंदा 1 पेड़ भी लगाएगा, 140 करोड़ जनसंख्या हमारी, 140 करोड़ पेड़ लग जाएंगे। अगर 1 महीने में 1 पेड़ लगा, 1 महीने में 140 करोड़ पेड़ लग जाएंगे। समझ आई बात है? वन ही वन हो जाएंगे चारों तरफ। समझ में आया बात है? तो दूसरे नंबर पर क्या होगा, सरकार को वनीकरण को बढ़ावा देना होगा, वन लगाने होंगे। सरकार को वनीकरण को बढ़ावा देना होगा। वनीकरण का मतलब क्या लगाने होंगे, वन, वनीकरण को बढ़ावा देना होगा। कितने पॉइंट होंगे? 4। समझ आई बात है? दूसरा, जो बच्चे ने, स्टूडेंट हैं, जो आज इंसान, इन्होंने प्रशिक्षण देना होगा, ट्रेनिंग देनी होगी कि पेड़ों को बचाना कितना जरूरी, इनका महत्व क्या है। उन्हें गांव गांव जाकर, गली गली जाकर समझाना होगा। तो लोगों को ना प्रशिक्षण देना होगा। क्या देना होगा? प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग देनी होगी। समझ में आई बात है? लोगों को प्रशिक्षण, इतनी बात बता दो, समझ में नहीं आई? कितने पॉइंट हो गए? 4। तो जब भी तुम वनों के बचाने के बारे में जाने, 4 पॉइंट आराम से लिखो, बहुत बेहतरीन नंबर मिलेगा तुम्हें। अब मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि वनों को बचाने के लिए क्या क्या हुआ आज तक। ये चिपको आंदोलन क्या है, ये चिपको आंदोलन तुम्हें समझना पूरा का पूरा, और जिस तरह मैं बताऊंगा सारा छाप देना इस तरह। पता क्या हुआ था, एक महिला थी, सुन लो ध्यान लगाकर। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1700, जो चिपको आंदोलन, अब हम चिपको आंदोलन समझेंगे। चिपको आंदोलन पेड़ों से संबंधित, चिपको जो आंदोलन है ना, इसकी शुरुआत हुई थी, शुरुआत पता कभी थी? 1770 में, 1770 में शुरुआत हुई थी। पता कहां से हुई थी? राजस्थान से। लिखोगे तुम ऐसे ही, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1770 में राजस्थान में हुई थी।
और राजस्थान का भी एक जिला, राजस्थान का जो जिला ना जोधपुर जिला और खेजडली नामक गांव है। जोधपुर जिला राजस्थान का, जिले का नाम, जिला एक उसका नाम है जोधपुर और गांव का नाम खेजडली। हाँ सब सुनवा भी है, खेजडली। अच्छा ये भी ना याद रहा ना, इतना भी लिख सको, चिपको आंदोलन की शुरुआत सन 1770 में राजस्थान के जोधपुर जिले में हुई थी, या राजस्थान से शुरुआत हुई थी, या 1770 में स्टार्ट हुई थी, या चिपको आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी, ऐसे भी लिख सको, जरूरी नहीं है लिखना। कुल मिलाकर सारा खेल किसका, लिखने का। चिपको आंदोलन तो पता लग चुका ना क्या था, महिलाएं, इतनी बात बताओ समझ में आया नहीं है, ठीक। राजस्थान के ना एक महाराजा थे, महाराणा अभय सिंह, इनके द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश दिया गया था। पता क्या हुआ था यहाँ से राजस्थान के अंदर, यहाँ के महाराणा थे, महाराणा प्रताप नहीं है, महाराणा था, महाराणा अभय सिंह नाम था उनका, राजा थे यहाँ के में राजस्थान के। और यहाँ के पेड़ों को जोधपुर के अंदर जो एक वो बनाना होगा रोड, और वहाँ पेड़ों को काटने का ऑर्डर दिया गया। तो यहाँ की जो महिलाएं थी ना, इस जोधपुर के अंदर जो खेजडली गांव, इसकी जो महिलाएं थी, उन्होंने पेड़ पर जाकर चिपकना स्टार्ट कर दिया कि पेड़ को बाद में काटना, क्योंकि महिलाओं को जानकारी थी ना, जागरूक थी महिलाएं, तो पेड़ों को बाद में काटना, पहले आप हम मारो। अभी उन्हें मार नहीं सकते क्योंकि जनता फिर बहुत सारा विरोध कर देती। ऐसे ही पेड़ों के चारों तरफ चिपक कर महिलाओं ने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, और ये आंदोलन पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ, प्रसिद्ध हुआ। यह तो बात 1770 की। इसी तरह इसी सिद्धांत पर पता किसने काम करा, उत्तराखंड की महिलाओं ने। उत्तराखंड के चमोली जिले के अंदर ना ये आंदोलन फिर दोबारा, यहाँ भी ये रोड बनाया जा रहा था, पहाड़ों को काट कर पेड़ काटने पड़ रहे थे बहुत सारे, तो वहाँ पेड़ों पर चिपक कर महिलाओं ने आंदोलन करा। ये आंदोलन बहुत फेमस हुआ उत्तराखंड में भी, और यहाँ शुरुआत इसकी राजस्थान से ही हुई थी। समझ में आया बात, या पता लग चुका। महिलाएं क्या करती थी, पेड़ों से चिपक जाती थी। चिपको आंदोलन में क्या होता था, जो महिलाएं थी ना, महिला किससे चिपक जाती थी, पेड़ों से, पेड़ से चिपक जाती थी। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है। फिर इसकी आंदोलन कहाँ पहुंचा, धीरे धीरे अल्मोड़ा में पहुंचा, अल्मोड़ा में, चमोली में नहीं, अल्मोड़ा में। अच्छा एक नाम बता रहा हूं तुम्हें, चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व कर रही थी उसका नाम था अमृता देवी। अमृता देवी, यहाँ जो राजस्थान में जो महिला थी ना, उसका नाम अमृता देवी था। अमृता देवी और उसकी पुत्री थी, उसकी पुत्री, और 363 उसकी अनुयायी थी, 363 महिलाएं थी इनके साथ। सोच लो, और ये पेड़ों के चारों तरफ चिपक जाती, और जब भी कोई पेड़ काटने वाला था ना, उसके सामने खड़ी जाती, कह पहले कोल्हाड़ी मेरे ऊपर मारो, और वे मार नहीं सकते, समस्या खड़ी हो जाती, क्योंकि महिलाओं को तो मारना तो पहले तो ही पाप मानना गया। 363 इनके अनुयायी थे, अनुयायी। पता लग चुका। देख लो चिपको आंदोलन दोबारा फिर समझ लो। चिपको आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के अंदर जिला जोधपुर के अंदर से खेजडली नामक गांव से हुई थी। इसके अंदर ना जो महिलाएं पेड़ से चिपक जाया करते थे, और जो आंदोलन शुरुआत हुआ था ना, इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, इसमें जो महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी, इसमें जो बहुत बड़ी नेता थी, उसका नाम था अमृता देवी थी, और उसकी पत्नी थी, और 363 और लोग भी थे। आया समझ में, अनुयायी जो इसके साथ साथ चल रहे थे। समझ में आई बात है, उसे बोलते हैं अनुयायी। तो 363 इसके अनुयायी थे। इतनी बात बताओ समझ में आई बात है। दूसरा 363 जो लोग थे, इन्होंने महाराणा जो अभय सिंह थे उसकी सेना ने मार दिया था। समझ बात है, मर गए थे इस आंदोलन में, इसलिए आंदोलन बहुत फेमस हुआ था। ये आंदोलन बहुत फेमस हुआ था। ये लोग, इतने सारे लोगों ने अपनी बलि दी थी। अमृता देवी, उसकी पुत्री मारे गए, 363 और भी लोग मारे गए, ये महिलाएं थी, ये सारी मारे गए, और दुनिया में बहुत बड़े आंदोलन के नाम से जाना गया। बताओ एक साथ लोग क्यों, ये किसके लिए मरे, ताकि वनों को बचाया जा सके। वनों के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी इन्होंने। ऐसे भी लोग दुनिया भर है, तो वनों को बचाने के लिए इससे बड़ा कोई प्रयास हो नहीं सकता आज तक। सही बात है। यहाँ तो अब कोई आंदोलन कर लगा इस तरह का, करता ही नहीं। पहले लोग देखो वन कितने जागरूक थे वनों को लेकर। 363 महिलाओं ने अपनी जान दे दी। 363 अमृता देवी थी और उनकी पुत्री थी, सब चिपको आंदोलन में चले गए। समझ में आए बात। तो वनों को प्रबंध, जब भी वनों की बात आ गई ना बचाने की, तो चिपको आंदोलन का तो नाम पहला आगा। और अमृता देवी का नाम, अमृता देवी की तो पूजा करो, जा राजस्थान में चले जाइए तुम, जोधपुर जिले में अमृता देवी की पूजा करे जाओ। समझ में आए बात है। और उसकी पुत्री बता तो दिया तुम, क्यों, क्योंकि उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए प्रयास करा ना। समझ में आए बात है। हमारे यहाँ भी थी, उसके अंदर अल्मोड़ा के अंदर भी, अभी बताने जा रहा हूँ। देखो तुम, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं। 1970 में क्या हुआ, 1970 के दशक में हमारे यहाँ, ये तो 1770 की बात है। अब 1970 में क्या हुआ, 1970 एक जिला चमोली, कौन सा, चमोली जिला,
चमोली जिले में भी इस तरह रोड बनाया जा रहा था। अब इसकी शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की चमोली जिले में, उत्तराखंड के अंदर। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? ठीक। गांव का नाम बता रहा हूं, रेणी गांव। रेणी गांव कहां पड़ेगा? चमोली में। याद रहेगी बात? है कहां पड़ेगा? ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। अच्छा, इस आंदोलन में जो भाग ले रही थी ना, उसका नाम था गोरा देवी। गोरा देवी, हाँ, गोरा देवी थी, जो चमोली जिले में स्टार्ट हुआ है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? ठीक है। ये हमारा आंदोलन था, इस तरह चलता रहा और चलता रहा। तो 1970 के दशक में, अभी की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1970 के दशक में, इंदिरा गांधी के टाइम की बात है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम पर। तो उस टाइम पर क्या हुआ? उस टाइम पर आंदोलन हुआ रेणी गांव में, चमोली में। वहां भी महिला इस तरह पेड़ से चिपक जाया करती थी। और ये आंदोलन धीरे धीरे चलता रहा, और ये पूरी दुनिया में फेमस है आंदोलन। भारत में फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। पहला राजस्थान में, फिर उत्तराखंड के चमोली जिले में। ये आंदोलन धीरे धीरे इस तरह बढ़ता रहा। अब सवाल है वनों के प्रबंधन, पता लग चुका है वनों के प्रबंधन में चिपको आंदोलन की क्या भूमिका? अगर कोई चिपको आंदोलन पूछे, बता दोगे? इसके बारे में तो कितनी सारी लाइन सकते हो। अच्छा, तुमसे पूछने लगा वनों को संरक्षण करने के लिए क्या क्या करा जाना चाहिए, तो वनों को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? 4 बातें महत्वपूर्ण। जो स्थानीय लोग है ना, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें हमारे से ज्यादा जानकारी पेड़ों की किस तरह बचाना। आया समझ में? जो हमारे से ज्यादा जानकारी, जो स्थानीय लोग हो, उनकी भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। सरकार अब इतनी सारी योजनाएं बना रही, और स्थानीय लोगों तो पूछ नहीं रही। ये तो गलत बात है ना। आया समझ में? जंगल की सुरक्षा में अच्छी कर सके, ना कि हम अच्छी कर सके। हम एसी में बैठकर अपनी योजना बना दे, नीतियां बना दे, लेकिन उन तो पूछते भी नहीं बेचारा जो जंगलों में रह रहे। जंगल के असली रक्षक तो वही है, जो जनजातीय लोग। आया समझ में? जो प्रकृति को अपना घर मानते हैं। लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता, जिस तरह मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वनों के बारे में कि वन कितना महत्वपूर्ण, इसी तरह के सारे लोग जागरूक हो जाते तो वनों को काटेंगे क्यों फिर? समझ में आई बात? है तीसरे नंबर की क्या खास बात है? सरकार को वनीकरण को बढ़ावा देना होगा। सरकार को ऐसे कार्यक्रम चलाने होंगे जिसमें वनों को बढ़ावा दिया जा सके। अगर एक पेड़ एक इंसान भी लगागा ना, तो एक महीने में एक पेड़ भी लगा रहा है, उसकी सुरक्षा कर रहा है, तो 140 करोड़ पेड़ होंगे। इतनी जनसंख्या हमारी। आया समझ में? तीसरे नंबर पर लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी पेड़ों को बचाने के लिए। और ये सारे प्रयास करोगे तो वन क्यों नहीं बचेंगे? बचेंगे नहीं अच्छी तरह। समझने की बात। और दूसरी खास बात क्या, जो मैंने वन वाला सवाल समझा रहा, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी आ जाए ना, तब भी सारा का सारा डाटा लिखना। फिर तुम लिखोगे वनों को बचाने के लिए सबसे अच्छा जो प्रयास था, वो सबसे पहली बार चिपको आंदोलन में देखा गया। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1770 में राजस्थान जिले के खेजड़ी नामक गांव में हुई थी। इसमें 363 महिलाओं, अमृता देवी और उसकी पुत्री तथा 363 महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अब उन्हें मार डाला गया था। ये महिलाएं पेड़ से चिपककर आंदोलन करती थी, पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपककर आंदोलन करती थी। अपनी साधारण भाषा में लिखना, जो तुमने समझ लिया, डरना नहीं बिल्कुल भी लिखते हुए, जैसे तुमने समझ लिया ऐसे लिखना। समझ में आया बात? है ठीक। चिपक जाती थी ताकि पेड़ को बचाया जा सके। ऐसा ही एक आंदोलन उत्तराखंड के अंदर चमोली में भी देखा गया था। चमोली में भी रेणी गांव में देखा गया था। इसका नेतृत्व तो गोरा देवी ने किया था। और उसके बाद लास्ट में जाकर पता क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, चिपको आंदोलन की सहायता से चिपको आंदोलन की पेड़ को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समझ नहीं बात? उसके बाद कभी किसी ने पेड़ नहीं काटे कि महिला कभी आकर चिपक जा बाद में। तो चिपको आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही, पता लग चुका। यही क्वेश्चन तुम्हारा पर्यावरण में भी काम करेगा, यही क्वेश्चन वहां भी काम करेगा। वनों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयास हो रहे। वन वाला क्वेश्चन जब भेजा तब भी इतना सारा लिखना ही लिखना तुम। वन तो रिलेटेड कुछ भी है, वनों को कैसे बचाया जाना चाहिए, वन क्यों कटते चले जा रहे। अच्छा, वनों के कटने का वन क्यों समाप्त हो रहे, जो हमारे यहाँ तो वन हो रहे क्यों समाप्त हो रहे। पहले एक बात खास बात है कि जो वन है ना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, ज्यादा खाट चाहिए, ज्यादा बेड चाहिए, फर्नीचर बनाना पड़ेगा। तो फर्नीचर कहाँ से बनेगा? पेड़ तो बनेगा, पेड़ काटना पड़ेगा। यानी जनसंख्या बढ़ने के कारण पेड़ समाप्त हो रहे। दूसरे नंबर पर पेड़ क्यों कहाँ समाप्त हो रहे? तेजी के साथ शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। जब लोग शहर में तब्दील हो जाएंगे ना, तो ये समझ जाओ वहाँ पेड़ को काट कर फिर घर बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पड़ोस में हमारे यहाँ कॉलोनी कटी है, एक साइड में रोड के पास, तो वहाँ बहुत बड़ा बाग नहीं हुआ करता था किसी जमाने में, जिसे हम परों का बाग बोलते थे। समझ बात है? और परों के बाग में लंगड़े के बड़े बड़े पेड़ भी थे, और वो सारे काट दिए गए। तो हमने क्या करा? शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए वनों को काट दिया। जैसे ही शहरीकरण बढ़ेगा तो समझ जाओ वहाँ पेड़ काटने पड़ेंगे तुम्हें। इसलिए पेड़ खराब हो रहे, पेड़ क्षतिग्रस्त हो रहे, पेड़ कम होते चले जा रहे, पेड़ों का कटान जारी लगातार। लेकिन बचाना पड़ेगा, है ना? समझ में आई बात? है सरकार को प्रयास करने होंगे, सरकार को लोगों को जागरूक करना होगा। समझ में बात? है सरकार को गली गली में पोस्टर चिपकाने होंगे, दीवार पर लिखना होगा, वन रहेंगे हम रहेंगे। समझ, ये सारी बातें लिखनी तुम। पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी आ जा, पर्यावरण की बात आ जा, और
वनों के बारे में लिखो, बात ही अधूरी हो। ये तो मैंने तुम्हें बताया, अगर वन से संबंधित कुछ भी पेपर में लिखने को आ जा, इसे आराम से लिखोगे तुम, शांति पूर्वक लिखोगे बैठकर। यूं नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन आगा, नहीं, बुद्धि होनी चाहिए। उसके जैसा भी दिखाई देना पेपर में लिख दो, उसके जैसा भी, उस लेसन का दूसरा भी दिखाई दे रिलेटेड करता हो लिख दो। जो खाली बैठा का हो गया, जो भी पढ़ रखा था उस दिन लिख दो सारा, आज तो जितना भी तुम्हारे याद था। अब वो आया या नहीं आया, खाली में तो कुछ मिलने तरह, बस भर ना कॉपी बैठ कर शांति से। अब देखो कितना याद करके जाना तुम्हें, ये क्वेश्चन में बता के भेजूंगा, इतनी बात बताओ, इससे तो लिख लोगे आराम से। तो अपनी बुद्धि से सोचना नहीं, लिख देना सीधा। समझ में आया बात है? बाकी सब बार बार नजर मार कर जाओ उसके बारे में। इतनी बात बताओ, समझ आई बात है? पता लगा वन क्यों समाप्त हो रहे? पहले नंबर पर एक तो शहरीकरण बढ़ता जा रहा, दूसरा यार जनसंख्या भी बहुत बढ़ती चली जा रही, इसलिए तो वन समाप्त हो रहे। तीसरा लोग जागरूक भी नहीं है यार, समझ यही बात है, इसलिए वन समाप्त हो रहे। चौथे नंबर की सबसे बड़ी खास बात है, तापमान पृथ्वी का तेजी के साथ बढ़ रहा, जलवायु में परिवर्तन हो रहा, बारिश ही बारिश पड़ती जा रही। जिन वनों को पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती वहां पानी पानी भर गया, तो जो पेड़ थे ना सड़ गए, गल गए, दब गए मिट्टी में, तो वन ऐसे भी समाप्त हो रहे। जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए पेड़ तेजी के साथ समाप्त हो रहे। लोग जागरूक भी नहीं है, सही बात है, लोग अपना कर्तव्य भी नहीं समझते इस बात को। लोग ये भूल जाते हैं कि हम ऑक्सीजन जिनसे प्राप्त हो रही और उन्हें हम काट रहे। इंसान बहुत लालची इंसान हो चुका, वो जिस डाल पर बैठा हुआ है ना उसी डाल को काट रहा, जिस डाल पर बैठा उसी डाल को काट रहा। उसे इस बात का आवाज दिया है कि अगर तू काट कर तू इसमें गिरेगा। पेड़ को काट तो रहा, उन्होंने पता है पेड़ हम ऑक्सीजन जीवन दे रहे हैं, हमें जीवनदायी नहीं है। कितना बेवकूफ इंसान है, काट काट कर पेड़ को बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करता चला गया। आसपास जहां भी तुम देखते हो बड़े बड़े घर, पेड़ काट दिया, घर बना दिया। मूर्ख हमें मूर्ख, समझ में आई बात है? सब लिखने ये बातें जितनी बताई गई। अब उम्मीद करता हूँ वन वाला क्वेश्चन आया तो तुम छोड़ने की, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी आया तो छाप दोगे, तो काम करेगा, क्योंकि वन तो संबंधित है पर्यावरण था। अब पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी आया तो आराम से काम करेगा। इस क्वेश्चन के उत्तर को नोट कर लो। देखो एक क्वेश्चन यहाँ का चैप्टर नंबर 15, उसका नाम है हमारा पर्यावरण। दूसरा क्वेश्चन पक्का है वो, इसका क्वेश्चन है वो कि ओजोन क्या है, आ रहा है क्वेश्चन ये, ओजोन क्या है। यह हमारे पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है, यह हमारे परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। यह है हमारे परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, किस प्रकार प्रभावित करती है, पक्का का क्वेश्चन। अब लिखना क्या क्या समझ लो। ये हमारा अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी है, सुंदर सुंदर घर है, ये खड़े तुम पृथ्वी, समझ गए। यहां सूर्य, ये सूर्य, जो सूर्य ने इस तथ्य खतरनाक पराबैंगनी किरणें, ये पराबैंगनी किरणें, इनका नाम है पराबैंगनी किरणें। और ये मनुष्य के लिए इतनी खतरनाक हो, अगर ये सीधी डायरेक्ट पृथ्वी पहुंच गई ना तो उसका नाश कर देगी। इतनी खतरनाक किरणें जो सूर्य से डायरेक्ट आ गई, डायरेक्ट नहीं आती, इसलिए रास्ते में ना कुछ रोक लो। एक परत बनी हुई, उस परत का नाम है ओजोन परत। वह कैसे बनी वो बताना हम, समझ में बात। या पराबैंगनी किरणें, सूर्य से जो किरणें आती है उसे बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। अभी पराबैंगनी किरणें कितनी खतरनाक हो समझ लो, पराबैंगनी किरणें कितनी खतरनाक हो सुन लो। यहाँ ना रास्ते में एक परत रोको लगी, पूरी पृथ्वी की चारों तरफ परत बनी हुई है। यह परत कैसे बनी, जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जा और ऊपर पाई जा नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन का मतलब खाली ओ, यहाँ हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जा रही, इसका नाम ऑक्सीजन। ये हमारे वायुमंडल में पाई जा ऑक्सीजन है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे ना तो वहां नवजात ऑक्सीजन मिलेगी, इसका नाम है नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन सारा सुनूंगा आइडिया में तुमसे, ऑक्सीजन ये नवजात ऑक्सीजन है। और मिलेगा ना जब O2 में O जोड़ देंगे O3 नहीं बन जाएगा, इसका नाम है ओजोन। ओजोन एक प्रकार की गैस भी है, ओजोन गैस की पूरी परत बन चुकी, दुनिया की परत बन चुकी, पूरी पूरी लोहे की परत है, गैस की परत बन चुकी चारों तरफ गैस पृथ्वी के। अरे या ओजोन गैस की परत इतनी खतरनाक है, या क्या करेगी, पराबैंगनी किरणें ना उन्हें अवशोषित कर लेगी। जब अवशोषित कर लेगी तो जो पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचेगा ना वो पराबैंगनी प्रकाश नहीं पहुंचने का, पृथ्वी जो खड़ा हुआ मनुष्य, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, उन्हें हानि नहीं होने की, समस्या नहीं होने की। अगर इस ओजोन परत हट गया
ये समझ जाओ जो मनुष्य है ना पूरी पृथ्वी के वातावरण को प्रभावित कर देगी और डायरेक्ट। कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया कि जो ओजोन परत बन चुकी ना, इस ओजोन परत पर कहीं कहीं जगह छिद्र हो चुके, और जहां छिद्र हो चुके ना तो पराबैंगनी किरणें ना ये मनुष्य तक पहुंचनी स्टार्ट होगी, और ये जब पराबैंगनी किरणें मनुष्य तक पहुंचनी स्टार्ट होगी तो उन्हें त्वचा का कैंसर भी पाया गया। इसलिए जो पराबैंगनी किरणें ना, ये पराबैंगनी किरणें ये पृथ्वी पर आनी नहीं चाहिए। समझ आई बात क्या? इन्हें रोकने का काम पता कौन करती है? ओजोन परत। ओजोन परत भारत पूरी दुनिया ओजोन परत है ना जो पृथ्वी का, इसे हम सुरक्षा कवच कह सकते हैं। सुरक्षा कवच का पूरी पृथ्वी की सुरक्षा करने का काम करती है ओजोन परत। पता लग गया? अगर ओजोन परत में छिद्र हुआ तो तुम्हारा ओढ़ पिटना स्टार्ट है, तुम्हारा पूरी पृथ्वी का वातावरण प्रभावित होगा। समझ में आया बात क्या? जानवर, हम, तुम सब अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पाई, वैज्ञानिकों का अनुमान कि जो ओजोन परत है ना इसमें तेजी के साथ छिद्र होते चले जा रहे। अब वैज्ञानिकों ने पूछा छिद्र क्यों होते चले जा रहे ओजोन परत में? उन वैज्ञानिकों ने बताया, कह रहे जो तुम घर में फ्रिज यूज कर रहे हैं ना उसके अंदर से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये गैस, CFC गैस निकल रही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यह गैस ने इतनी खतरनाक ओजोन परत में जाकर छिद्र कर रही है। जैसे तुमने फ्रिज खोला ठंडी ठंडी भाप निकलेगी, तुमने AC वाला गेट खोला ठंडी ठंडी भाप निकलेगी, तो वह जिसमें गैस निकलेगी ना वह सारी पूरी दुनिया में देखो कितने सारे फ्रिज खुले होंगे, कितने सारे जहाँ प्रशीतक पदार्थ निकले होंगे, कितने घरों में AC लग रही होगी, कितने ऑफिस में लग रही होगी। जैसे हम गेट खोलते होंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगी, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना हमारी जो ओजोन परत जो पृथ्वी के चारों तरफ बनी हुई उसको नुकसान पहुंचा रही, उसके अंदर छिद्र कर रही। और जब छिद्र करेगी तो क्या होगा यहाँ ना, तो इस जैसे छिद्र हो जाएगी यहाँ वातावरण छिद्र, तो यहाँ ना फिर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पहुंचेगी। और जब पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पहुंचेगी, जिस देश में भी ऐसा होगा इसे समझना कैंसर के पेशेंट, त्वचा का स्किन का रोग, और बहुत बुरी तरीके से वनस्पतियां प्रभावित होगी। हमारा जो खाने के जो सिस्टम सारा खराब हो जाएगा, जल में रहने वाले जीव में भी खराब हो जाएंगे। तो कई तरीके से प्रभावित कर सकती है हमें ओजोन परत है। समझ, इसे बचा कर रखना होगा। तो ओजोन परत को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए? ओजोन परत को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह दूसरी गैस का प्रयोग करना होगा जो फ्रिज में यूज कर रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिक सलाह देते हैं, कह रहे भाई ये AC कूलर फ्रिज ये यूज ना करो। और लोग पता क्या कहते हैं, हमने तो बना कर दिया हम तुमने बना। तो वैज्ञानिकों को सलाह दी जाती है हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह उसकी जगह दूसरी गैस प्रयोग करो प्रशीतक के रूप में, ठंडे पदार्थ चीजों को ठंडा करने में। जो अमोनिया गैस निकलती है आया समझ, जो अमोनिया गैस है ना अभी नुकसान पहुंचा रही, बहुत सारी हानिकारक गैस है जो इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। अगर नुकसान पहुंचाना है इसमें छिद्र हो जाएंगे, इसमें जैसे छिद्र हो जाएंगे तो धीरे धीरे इस पर क्या होगा, छिद्र होने के बाद ही पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पहुंच जाएगी और पृथ्वी का तहस नहस कर देगी, तहलका बचा देगी। इतनी खतरनाक हो ये पराबैंगनी किरणें। और पराबैंगनी किरणों तो हमारी सुरक्षा कौन कर रही? ओजोन परत। और ओजोन परत कैसे बनी? हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस? ऑक्सीजन। और ऊपर जाने तक पृथ्वी से लगभग तुम 50 किलोमीटर ऊपर जाओगे, ये 50 किलोमीटर लगभग 50 किलोमीटर ऊपर जाओगे ना तो तुम्हें मिलेगी नवजात ऑक्सीजन। कौन सी? हमारे वातावरण में कौन सी मिलेगी? ऑक्सीजन। ऊपर कौन सी मिलेगी? नवजात। और दोनों आपस में मिलकर क्या बना देगी? ओजोन। और ओजोन एक प्रकार की परत बन जाएगी। गैस है या लोहे की परत नहीं है, एक प्रकार की गैस है। समझ में आया बात है? गैस की परत बन चुकी पूरी पृथ्वी की चारों तरफ। समझ में आई बात है? बढ़िया है परत या तुम्हारी तो सेफ्टी कर रही है, सुरक्षा गार्ड का काम कर रही है तुम्हारे लिए। इसी पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहा जाता है ओजोन परत को। अगर ओजोन परत को नुकसान पहुंचा तो इसमें जो पूरी दुनिया खतरे में। अगर जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा पूरी दुनिया खतरा मंडरा रहा। अभी लॉकडाउन लगा था ना तो जहां जहां भी इसमें छिद्र हो रखे थे कि वहां प्रदूषण हुआ ही नहीं, वहां गाड़ी नहीं चली, पेट्रोल इंजन डीजल सब लोग घर में थे। तो वैज्ञानिकों का मानना था कि वातावरण पूरी तरह साफ और स्वच्छ हो चुका और ओजोन परत में जो छिद्र थे ना भर चुके। ये खुशी की बात थी हमारी लॉकडाउन में, जब हम 2 साल घर में रहे तो ओजोन परत में ना जो छिद्र हुए थे वे भर चुके पूरी तरह, और ओजोन परत अब जब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी। अब कैंसर के पेशेंट कम पाए जाएंगे जिन्हें त्वचा का कैंसर होगा। ये त्वचा का कैंसर क्यों हो पा रहा? क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें सीधे मनुष्य तक पहुंच रही है। अगर ये मनुष्य तक पहुंचेगी तो नुकसान पहुंचाएगी उसे। इतनी बात बताओ, समझाएंगे? अब लिखोगे कैसा ये समझ लो, लिखोगे कैसा? ये चित्र इस तरह करके बनाओगे पूरा का पूरा। इसमें कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो एक परत पाई जाती है। पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। जिसे लिख दो, क्या बात है? वीडियो से देख कर लिख सकते हो सारी बातें। बताओ क्या लिखोगे? पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। लिख दिया? ओजोन परत का निर्माण ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन से होता है। ओजोन परत का निर्माण ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन से होता है। लिख दिया? फिर समीकरण लिख देंगे पूरी। O2 + O बराबर O3। O2 + O बराबर, दोबारा बताओ कैसे लिखोगे? पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते। पक्की बात है? ठीक, दिक्कत तो यहाँ तक ठीक। उसके बाद ओजोन परत, समझ में आई बात है? ओजोन परत का निर्माण
ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन से होता है। फिर ये समीकरण लिख देंगे लाइन में, O2 + O बराबर O3 लिख दोगे। उसके बाद अब क्या करोगे, अब हम लिखेंगे ओजोन परत, ठीक। ओजोन परत आगे लिखेंगे, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पता लग गया ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। लिख दोगे लाइन, पक्की बात है? दिक्कत तो यहाँ शुरू से बताइए क्या लिखोगे। पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत पाई जाती है, जो नहीं बोलने लिखनी पड़ने का आदर नहीं बात, ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे ओजोन परत, ऐसे लिखेंगे ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने का काम करती है, सुरक्षा कार्य करती है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। याद रहेगी बात यार, ठीक। यदि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच गई, यदि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच गई तो मनुष्य को अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे त्वचा का कैंसर। ऐसा समझ कोई दिक्कत? अब यहाँ सवाल है कि अब इसमें लिखेंगे ओजोन परत तेजी के साथ ओजोन परत में तेजी के साथ छिद्र होते जा रहे हैं। इसलिए बेहतरीन तरीके से लिखना होता है, ऐसे लिखेंगे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ओजोन परत में तेजी के साथ छिद्र होते जा रहे हैं, ठीक। इसमें सबसे बड़ा योगदान क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है। यह गैस एसी, आज समझ, एसी कूलर नहीं, एसी एयर कंडीशनर, फ्रिज तथा ठंडे पदार्थों से निकलती है, ठंडे उपकरणों से निकलती है। लिख दोगे ना, फ्रिज से, समझ यही बात है, एसी से निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लिख दोगे, ठीक। अब सवाल है कि ओजोन परत को बचाने के उपाय, अगली हेडिंग बनाएंगे ओजोन परत को बचाने के उपाय। तो उपाय क्या हो सके? इस गैस का प्रयोग ही ना करो, तो लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का कम उपयोग करना होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस आज उपयोग आ जाना, तो दूसरे नंबर पर लिखेंगे लोगों को जागरूक करना होगा। लोगों को जागरूक करने वाला पक्का पॉइंट, समझ यही बात है, कोई दिक्कत नहीं है तक। और केमिस्ट्री में किसी चीज के उपयोग आ जाना, केमिस्ट्री में किसी चीज के उपयोग आ जा, पहले धवन सुन लो, अगर पेपर में आया धवन सोडे के दो उपयोग बताओ, तो कुछ नहीं पता। तो एक तो तुम्हारा पेट की मलता को दूर करने में धवन सोडे, उसका धवन सोडे का खाने का सोडा बनाने में, तो इस तरह कर अगर है तो उससे तो दो उपयोग तो पक्का लिखने, एक तो औषधि के रूप में, एक चिकित्सा के क्षेत्र में, एक तो औषधि के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में, एक दूसरा प्रयोगशाला में। तो दो उपयोग मत भूलना, किसी भी चीज का उपयोग आ जाए लिखने को। जिसमें पूछा इथेनॉल कम्ल का उपयोग बताओ, दो उपयोग बताओ, दो ही पूछा पेपर में, तो पहले नंबर को प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक, दूसरा औषधि में चिकित्सा के क्षेत्र में औषधियों के रूप में, इतना औषधियों के रूप में। समझ में आया? कितने उपयोग बताएं? अगर केमिस्ट्री में कोई उपयोग है, किसी पदार्थ के उपयोग लिखने को है, समझ में आया बात? या अगर यहाँ पूछ रहा कि किसी चीज के उपाय पूछ, तो उपाय में हमेशा यूं पूछेंगे उपाय पूछ, तो पूछने लगा कि ओजोन परत या लगातार समाप्त होती चली जा रही, ओजोन परत को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। कुछ भी प्रयास करने हो तो नंबर लोगों को जागरूक करना होगा। दूसरा, नई तकनीक का विकास, नई टेक्नोलॉजी का विकास करो ना, नई तकनीक का विकास करना होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम उपयोग करना होगा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है तक? दोबारा फिर समझ लो क्या क्या लिखना। जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई, सारी बातें जितनी बार रिपीट करोगे इतनी ज्यादा अच्छा लिखोगे वहां। चलो एक बार बता, पहले ऐसा करके तुम चित्र बना दोगे, ऐसा करके चित्र बनाओगे, साइड पकड़ इधर लिखोगे, इस चित्र को साइड में करके बनाओगे, ऐसा करके पहले पृथ्वी लिख दिया, उसके नीचे यहाँ 50 किलोमीटर ले गई ऊपर खींच कर। समझ में आई बात है? उसके बाद यहाँ O2 + O लिखा बराबर O3 लिख दिया, ऊपर सूर्य बनाया इस तरह करके, पराबैंगनी किरणें। समझ में आई बात है? ऐसा मतलब इसके ब्रैकेट में हानिकारक नहीं है पराबैंगनी किरण, कोई दिक्कत नहीं है तक। उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक गैसों की परत पाई जाती है, परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? ओजोन परत का निर्माण ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन से होता है। अभी लिख कर दिखानी मुझे सारी बात है। ओजोन परत का निर्माण ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन से होता है। फिर समीकरण लिख देंगे O2 + O लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है तक।
आगे चलो, जैसे अब हे लिखेंगे ओजोन परत, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करने का काम करती है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं, लिख दोगे। लेकिन आजकल ओजोन परत में तेजी के साथ छिद्र होते जा रहे हैं। आजकल वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आजकल ओजोन परत में तेजी के साथ छिद्र होते जा रहे हैं। समझ नहीं बात है। अब बताना छिद्र क्यों हो रहे, इसका मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब चलना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रिज एसी से निकलती है, आदि से निकलती है, फ्रिज एसी आदि से निकलती है। बस ऐसे लिख दिए, आए समझ में। अब अगली हेडिंग बनाएंगे ओजोन परत को बचाने के उपाय, आए समझ, या ओजोन परत को बचाने के उपाय, ओजोन परत को संरक्षित करने के उपाय। पहले नंबर का लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम उपयोग करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। तीसरा, नई तकनीक का विकास करना होगा। इतनी बात बताओ, समझ में आएगी? लिख कर दिखा दोगे? सारा भी लिख कर दिखाओ मुझे। चलो चुप जाओ। अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आएंगे। तीनों क्वेश्चन पेपर में मिलने तुम्हें, याद रखना बात है। ये तीनों क्वेश्चन पेपर में मिलने तुम्हें, 4 नंबर में मिलेंगे। समझ में बात है? क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 30 दूसरा बजा, इस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि जो वर्षा का जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है, जल संग्रहण का मतलब क्या हो। और दूसरा कि जल संरक्षण के लिए कोई 2 उपाय बताने हैं। जल संग्रहण का क्या तात्पर्य है? जल संग्रहण देख लो, जल संग्रहण से क्या तात्पर्य है, जल संग्रहण का नाम भी दिखे ना, चूजू को तो छापना स्टार्ट कर दे, से क्या तात्पर्य है? जल संरक्षण के उपाय, जल संरक्षण। अब चुप हो जाओ, रात गई बात गई, उत्तर समझ लो। अब जल संरक्षण का मतलब समझ लो क्या हो, जल संग्रहण का मतलब क्या हो, जल संग्रहण का क्या अर्थ हो, इसका तात्पर्य देख लो, भी लिखना पड़ेगा, फिर वाट लग जाएगी तुम्हारे। अगर तुम्हें पौधों को बचाना हो, पौधे, तो पौधे कैसे जीवित रहेंगे? जब उन्हें जल मिलेगा। जंतु कैसे जीवित रहेंगे? जब उन्हें जल मिलेगा। जीव कैसे जीवित रहेंगे? जब उन्हें जल मिलेगा। यानी पौधों को, जल को, पौधों को और जंतुओं को बचाने के लिए, पौधों को और जंतुओं के विकास के लिए, पौधों के और जंतुओं के विकास के लिए, याद रखिए बात, या समझ में आई? पौधों के और जंतुओं के विकास के लिए ना जल संग्रहण की आवश्यकता, जल के भंडारण की आवश्यकता। जल को भंडारण करके रखना होगा, जल का भंडार करके फिट करके रखना होगा, स्टोरेज करके रखना होगा जल को। समझ में ये बात है? जल का भंडारण करना ही ना, जल को इकट्ठा करना, वही जल संग्रहण कहलाता। संग्रहण शब्द का मतलब इकट्ठा करना, जल को इकट्ठा करना, जल का भंडारण करना। पौधों के और जंतुओं के विकास के लिए जल का भंडारण करना ही जल संग्रहण कहलाता। याद रहेगी बात? या पौधों, एक तो पौधे होंगे, पौधे चाहिए, पौधों को चाहिए, चल किसे चाहिए? पौधों को चाहिए, पौधों एवं जंतुओं, जंतु है, पहले तुमसे सुनूंगा भी मैं। पौधे एवं जंतुओं के लिए जल का भंडारण करना, जल का भंडारण करना ही जल संग्रहण कहलाता है। जल संग्रहण कहलाता है। किसके लिए चाहिए जल? पौधों के लिए और जंतुओं के लिए चाहिए। जल का क्या करना पड़ेगा? भंडारण करना पड़ेगा, स्टोरेज करना पड़ेगा, उसको इकट्ठा करना पड़ेगा एक जगह। आए समझ में? जल को इकट्ठा करना ही कहलाता है जल संग्रहण। जल को इकट्ठा करना, किसके लिए जल को इकट्ठा करना? पौधों के लिए, और किसके लिए? जंतुओं के लिए। पता लग चुका? पौधों के लिए और जंतुओं के लिए जल को इकट्ठा करना ही जल संग्रहण कहलाता है। इतनी बात बताओ समझ। इस जल संग्रहण के क्या फायदे होंगे? जल को इकट्ठा करने के क्या फायदे होंगे? अच्छा एक बात बताओ, कुछ क्षेत्र ऐसे वहां बहुत बाढ़ आ जा कुछ क्षेत्र में, और कुछ क्षेत्र ऐसे भारत में वहां सूखा ही सूखा पड़ता रहा। तो जहां बाढ़ आ रही, उस बाढ़ के पानी को क्यों ना इकट्ठा करके वहां पहुंचा दे जहां सूखा हो। समझे नहीं क्या तुम भाई? पता लगा जिस क्षेत्र में बाढ़ आ रही, पता लग रहा है हाँ उत्तराखंड में बाढ़ आ रही, पानी पानी यहाँ से, और चेन्नई में पानी है ही नहीं। तो जब चेन्नई में पानी नहीं है, क्यों ना उत्तराखंड के पानी को इकट्ठा करके और नहरों के माध्यम से छोटी छोटी नालियां बनाकर सीधा चेन्नई में पहुंचा दो। वो बाढ़ का पानी उनके वहां काम नहीं आ जाएगा, खेतों में भी काम आएगा, खेती भी कर सके। राजस्थान में इतना सारा सूखा पड़ रहा है, तो क्यों ना हम वहां नहर निकाल कर और जो यहाँ जिस क्षेत्र में बाढ़ आ रही और ये बाढ़ का पानी, बिहार की बाढ़ का पानी सीधा वहीं पहुंचा था राजस्थान में।
ऐसी तकनीक, इसे तो हम जल संग्रहण कहते हैं। पहले जल को इकट्ठा करो, एक काम करो, जहां बाढ़ आई ना उसके पानी को इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर ना फिर उस पानी को ना ट्रेन में भरकर या नहरों के माध्यम से या तालाब और कुएं के माध्यम से सीधा वहीं पहुंचा दो, बढ़िया नहीं रहेगा, वहां भी खेती हो सकती है। इसे तुम जल संग्रहण कहते हैं, जल को इकट्ठा करना। ऐसी ऐसी प्राचीन काल में बहुत सारी पद्धतियां अपनाई जाती थी। समझ नहीं बात है, लोग पता पहले क्या करते थे, जो वर्षा का पानी हुआ करता था छत पर पड़ा या फिर घर के आंगन में पानी पड़ा वर्षा का पानी, एक घर में अपने कुंड बना लेते पुराने लोग, तो कुंड बनाकर ना उसमें बीच में कट्टे बिछा लेते। समझ बात है, पानी भूमि के अंदर भी नहीं था, कट्टे बिछा लेते पानी, और वो कट्टे इस तरह का रखा था, वो प्लास्टिक के कट्टे होते, पानी अंदर इसके नहीं जा सकता था। उस पानी का इस्तेमाल अपने नगरों को बचाने के लिए, अपने जब वर्षा होती थी। आज नहीं, आज के लोगों तो पानी निकालने की तकनीक सीख ली और तेजी के साथ दुरुपयोग करते जा रहे हैं पानी का। पुराने लोग ऐसे ऐसे जल को बचाते थे, समझ गए तुम। दूसरा, घर में ही कुआं खोद लेते थे, कुएं के अंदर ना प्लास्टिक की पन्नी बिछाकर, ऐसे ऐसे तकनीक पेपर में पूछ रखा है कि जल को संरक्षण करने के लिए, जल को बचाने के लिए तो कोई दो तकनीक बतानी तुम्हें, दो उपाय बताने क्या है, तो ये भी उपाय है। पहले लोग पहले ऐसा करते थे। और क्या करते थे लोग पहले, अब गांव में पूरे गांव में एक तालाब बना दिया, झोड़ जो बनाने झोड़, ये पुरानी तकनीक है, ये जल को इकट्ठा करने की तकनीक है। ये जो पानी है ना, ये फिर तुम्हारे काम आ सके, इसे हम दूसरे खेतों में प्रयोग कर सके, इसी पानी को हम खेतों में प्रयोग कर सके, उससे फिर सिंचाई हो सके। समझ में ये बात है, उससे हम सिंचाई कर सके, खेती में उपयोग हो जाएगा। वैसे तो हमारे हमने यूज कर लिया, अब फिर खेतों में काम आ जाएगा। तालाब बनाओ, झील बनाओ, ये सब जल को बचाने की, जल को इकट्ठा करने की, जहां जल इकट्ठा होगा उन्हें जल को बचाने की तकनीक है। बात समझ में आई है, पता लग चुका। ठीक, तो ये तो पढ़ना हम जल संग्रहण से क्या तात्पर्य है। तो पौधों और जंतुओं के विकास के पौधों के जंतुओं के विकास के लिए, पौधों जंतुओं के विकास के लिए जल के भंडारण करना ही जल संग्रहण कहलाता है। इतनी बात लिख दोगे, नहीं लिख दोगे? ठीक, कोई दिक्कत? चलो, अब जल संग्रहण का क्या कार्य हो, जल संग्रहण का कार्य, जल संग्रहण के फायदे क्या होंगे। जल संग्रहण के लाभ, पहले नंबर पर पहला लाभ होगा, जो सूखा क्षेत्र होगा, अगर तुमने जल इकट्ठा कर रखा है तो जो सूखा क्षेत्र होगा ना, सूखे क्षेत्र में ना, सूखे क्षेत्र जो होगा उसके सूखे को समाप्त किया जा सके। समझ बात है, जो सूखा क्षेत्र वहां पानी पहुंचाया जा सके। जल संग्रहण का फायदा होगा, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है ना, और जो बाढ़, उससे एक तो पहला फायदा होगा, जो बाढ़ आई, अगर हमने कहीं तालाब बना दिया पूरा का पूरा, तो सारा बाढ़ का पानी उसके तालाब के अंदर छोड़ो, बहुत 11 घंटे बना लो, ऐसे समझ। एक तो पहला फायदा होगा जल संग्रहण करने का, पहला फायदा होगा जो सूखे क्षेत्र, सूखे को समाप्त करा जा सके, सूखे को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। दूसरा, बाढ़ के पानी को शांत किया जा सकता है, बाढ़ के पानी को शांत किया जा सकता है। ध्यान से देख लियो, अभी लिखना तुम, किया जा सकता है। और बताओ कि जल इकट्ठा करने का क्या फायदा होंगे। तीसरे नंबर पर क्या है, जल को बचाया भी जा सका है। एक जल को इकट्ठा करने का मतलब क्या है, जल का ना कम उपयोग होगा, सबसे बड़ी खास बात है, ज्यादा उपयोग नहीं होने का। जल के दुरुपयोग पर, जल का जो दुरुपयोग हो रहा है ना, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। तो ये बात, या जल के दुरुपयोग को रोका जा सकता है, जल के दुरुपयोग को रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। और बताओ क्या हो सकता है, इसका लाभ क्या क्या होगा जल इकट्ठा करने। खेतों में सिंचाई की जा सकती है, खेतों में सिंचाई की। और बताओ जो हमने पानी इकट्ठा करा उसका क्या क्या कर सकते हम। अब पानी इकट्ठा करा उसमें मछली उत्पादन भी तो कर सको, मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है, मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता। और अपने दिमाग पर जोर डाल लो, और क्या कर सको जो तुमने पानी इकट्ठा कर रखा हो, और सोचो क्या कर सको उसका। 4 5 6 छठा पॉइंट बताओ, और क्या कर सको तुम। क्या, हाँ, यानी उस जो पानी ना दिल्ली में ना, पता क्या कर, इस पानी को इकट्ठा कर दिल्ली में उस पानी को फिल्टर करके जो तालाब तुलो का पानी है उसको पिया, साफ करो, ऐसी तकनीक है। दिल्ली में क्या करो, जो पानी नहीं तुम्हारे यहाँ तो तालाब है, ये तालाब का पानी इधर तो भर कर ले जाएंगे, उसको फिल्टर तो मशीन को साफ करेंगे और बोतल भर के उसे बेचेंगे। तुम्हें नहीं पता, सच में रियलिटी में यही तो बिस्लरी की बोतल में भर का पानी आ रहा, कहाँ आ रहा, वहां पानी आई नहीं,
उस पानी को साफ करके भेज दे। हाँ, पानी को तकनीक के माध्यम से तकनीक के माध्यम से साफ करके उपयोग में लाया जा सकता है। पानी को तकनीक के माध्यम से साफ करके उपयोग में लाया जा सकता है, में लाया जा सकता है, जैसे दिल्ली में। और बताओ, इतने लाभ बहुत हो क्या? बिल्कुल। तो ये डंगरों को नुहाने में भी काम हो, तो यहाँ लिखेंगे घरेलू निर्माण कार्यों में, घरेलू क्षेत्र में समझ नहीं बात है, उसे बोलो घरेलू क्षेत्रों में, घरेलू क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। ठीक, 7 पॉइंट हो गए। अब सवाल है, अब ऐसी प्राचीन पद्धतियां बता रहा हूं मैं, जल को बचाने की पुरानी पद्धतियां, पुरानी तकनीक, पुराने समय में लोग कैसे बचाते थे, समझ ये बात है? ठीक, जल को संरक्षण करने की पुरानी पद्धतियां। अगली हेडिंग है जल को संरक्षण करने की पुरानी पद्धतियां। पहले नंबर पर देखो, जल को बचाने के लिए पुरानी पद्धतियां कौन कौन सी? महाराष्ट्र में ना लोग ताल बना देते, ताल, खड्डा बना देंगे पूरा का पूरा, उसमें पानी भर देंगे। ऐसे नहीं, महाराष्ट्र के अंदर ना लोग ताल बना देते हैं। महाराष्ट्र में लोग तालाब की जैसा हो, ताल, लोग ताल बना देते हैं। दूसरे नंबर पर अब राजस्थान में लोग पता क्या करेंगे, राजस्थान में लोग बना देंगे खड्डा। क्या बना देंगे? सही बात है, गड्ढे खोद देंगे राजस्थान में। राजस्थान में लोग गड्ढे खोद देते हैं। तीसरे नंबर पर जाओ, सुनूंगा भी ना देख के सुनूंगा भी है। अब सारा मिटाऊंगा, फिर कौन लिख के दिखा दिया क्या बता है, क्यों नचाऊंगा अभी तुम। हाँ, हिमाचल प्रदेश में ना लोग बना देते कुल्लू। हाँ, उस कुल्लू के अंदर पानी भर दो, एक खड्डा टाइप का हो, अब पानी भर कर रखो और उसके अंदर पन्नी डाल कर रखो, अब ये पानी बच जाओ पूरा। वो पहाड़ तो कोई पानी आया सारा का सारा, उसे एक जगह ना खड्डा खोद के कुल्लू बना लेंगे, उसके अंदर पानी करके रखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू फेमस है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू बनाते हैं पानी को बचाने के लिए। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कर्नाटक में कट्टे का उपयोग करते हैं पानी के लिए। कट्टा मतलब कट्टा बिछा दिया इस तरह करके, समझ नहीं बात है, उसमें फिर पानी अंदर नहीं जाता। फिर कर्नाटक में कट्टा, हाँ कर्नाटक में कट्टा, याद रखिए भाई। एक लाइन तुम लास्ट में जरूर लिखोगे, जो स्थानीय लोग हो ना, आसपास के जो लोग हो, उनकी भागीदारी को बढ़ाकर ना जल का कुशल प्रबंधन किया जा सकता है। जो स्थानीय लोग, कुशल का मतलब अच्छे तरीके से जल को बचाया जा सके। लिखेंगे यहाँ स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाकर, स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाकर जल का कुशल प्रबंधन किया जा सकता है। कुशल प्रबंधन किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट, ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आ रहा, याद रखना बात, 100% आ रहा क्वेश्चन, नोट कर लो सब। 4 का